अब देखो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो 7th चैप्टर है। 6 चैप्टर हो चुके हैं। आई होप समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो बंद करो और 6 चैप्टर तक जो भी डाउट है पूछ लो, क्योंकि 6 चैप्टर होने का मतलब है कि ऑलमोस्ट देखो 40 का तो हमारा मैक्रो होता है और 40 का इंडियन होता है। इंडियन तो अलग रखो, उसे तो करना ही है पूरा, क्योंकि इंडियन तो थ्योरी है, तो थ्योरी में तो छोड़ना ही नहीं है मार्क्स। मैक्रो में भी मैं चाहता हूँ कि आपको 40 में से कम 35, 36, 38 आए, कि इको अगर अच्छे से पढ़ा जाए ना, मैं आपको बताता हूँ तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है 75 प्लस स्कोर करने का। तो इस 40 में से 10 मार्क्स का नेशनल इनकम चैप्टर है, जो कि 1, 2, 3, 4 संदीप करके जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है ना, उन चारों चैप्टर को कंबाइन करके नेशनल इनकम कहते हैं। वो 10 मार्क्स का है। और 5th एंड 6th मनी एंड बैंकिंग, ये मेरे ख्याल से 6 मार्क्स का है। तो 16-17 मार्क्स का हमारा हो चुका है। 25 मार्क्स का और रह रहा है, क्योंकि टोटल 40 मार्क्स का है। तो 7 और 8 चैप्टर जो है ना, वो अगला है डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर है। ये मेरे ख्याल से 10 या 11 मार्क्स का ये भी है। तो ये 2 चैप्टर तो और इंपॉर्टेंट है। यहाँ 4 चैप्टर मिला के 10 मार्क्स हो रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से 2 ही चैप्टर मिला के 10 या 11 मार्क्स है। देखना नोटबुक में मैंने सिलेबस पूरा मतलब पैटर्न तो बताया हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने, किस चैप्टर से कितने, किस यूनिट से कितने मार्क्स का आ रहा है सब कुछ। हाँ, तो इस अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ। अभी तक जो पढ़ा उसमें तो मैंने सब कुछ बताया। यहाँ पे मैं अच्छा एक चीज़ और, 4th चैप्टर के बाद ही मैंने बता दिया था कि 4th चैप्टर तक ही नोट्स हैं, 4th चैप्टर के आगे का नोट्स नहीं है। 4th चैप्टर का भी लास्ट के शायद 1-2 टॉपिक्स का नोट्स नहीं है, तो वो कर लेना बुक में ही अंडरलाइन, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि इस चीज़ को बना लो, नोट्स बना लो मेरे साथ साथ। क्योंकि ये देखो हिस्ट्री, पॉल साइंस या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स तो है नहीं कि इसके थ्योरेटिकल नोट्स होंगे। थोड़े बहुत फॉर्मूला है, चार्ट है, तो ये ज़्यादा पेज के नोट्स होते नहीं है, तो ये तुरंत बन सकता है साथ साथ, या फिर वीडियो देखने के बाद लिख लोगे। मैं जहाँ बोल दूंगा कि ये टॉपिक है, बुक में अंडरलाइन कर लो, तो पेंसिल भी है, हाईलाइटर भी हाईलाइट कर लेना। और पढ़ते समय बुक भी लेके पढ़ना होता है, संदीप गर्ग की अच्छी बुक है, तो वो ठीक है। जैसे 5th और 6th दोनों चैप्टर का नोट्स नहीं है, और मैंने आपको बताया भी है कि इन दोनों चैप्टर्स का नोट बनाने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये संदीप गर्ग में ही ये इसमें कुछ थ्योरी या फिर फॉर्मूला या फिर चार्ट है नहीं कि जिसको अलग से हमें मेंशन करना पड़े। पूरा थ्योरी चैप्टर है, पॉइंट्स वगैरह हैं, तो बुक में ही अंडरलाइन करके हो सकता है। तो वो हो गया। 4th चैप्टर में भी हमने क्या पढ़ा, 3 तो हमने वो पढ़े थे जो हमारे 3 नेशनल इनकम निकालने के मेथड है। उन तीनों का मैंने नोट्स बनवाया था ना, मतलब आई मीन बनवाया नहीं था, उन तीनों के नोट्स थे नोटबुक में। उसके बाद जो टॉपिक था जिसमें हमने ये पढ़ा था रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जो कि रियल जीडीपी किस पे होता है, एक करंट प्राइस होता है और एक कांस्टेंट प्राइस। तो रियल जीडीपी कौन से प्राइस पे होता है, नॉमिनल जीडीपी कौन से, बताना मुझे। और उसके बाद जीडीपी वेलफेयर पढ़ा था, जिसमें जीडीपी का एक वेलफेयर में समझा था कि जीडीपी बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि सबका वेलफेयर हो रहा है, क्योंकि जीडीपी से हमें ये नहीं पता चलता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, एक्सटर्नलिटीज़ को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ऊपर से जीडीपी का जो प्रॉफिट है वो रिच को ही मिल रहा है, पुअर को मिल ही नहीं रहा है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वही जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात। तो ये सारी चीज़ें, तो ये भी एक तरह का पॉइंट ही याद करना है, तो इसको भी बुक में अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ ऐसी हैं जो बनाने हैं, कुछ नहीं बनाने हैं। तो जो बनाने हैं मैं बता दूंगा, जो बनाने हैं मैं खुद लिख के लाया हूँ, तो आपको साथ साथ ही लिखना है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। स्टार्टिंग एग्रीगेट का मतलब पता होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब होता है एज अ होल है, सम। मतलब 11th में हमने क्या पढ़ा था, 11th में हमने पढ़ा था डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट। यहाँ हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इसलिए आपने बहुत जगह सुना होगा एडीएस चैप्टर। तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पूरा ये एडीएस ही है। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। देखो टोटल आ गया ना, मतलब एग्रीगेट, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग, मतलब 1 साल में। सिंपल अगर रटवाऊंगा कुछ नहीं, मैं अच्छे से समझाऊंगा, तो प्लीज अच्छे से समझना, ना समझ में तो पूछ लेना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा फिर। क्वेश्चन में दिखाऊंगा ना, तो अगर रटा हुआ होगा तो समझ ही, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, डिमांड ये होता है कि जो हमारी सिटीजन है, जो हमारी जनता है, वो कितना डिमांड कर रही है। और अगर कोई आदमी डिमांड कर रहा है तो वो डिमांड करेगा तो खरीदेगा ही ना इस चीज उस चीज को, इसलिए यहाँ पे बाई लिखा है। सप्लाई में भी सप्लाई की जगह कुछ और लिखा होगा, मैं बता दूंगा। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये हल्का सा टेक्निकल तो नहीं है, मतलब एक अच्छे से तरीके में लिखा है कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उनको टोटल वैल्यू, जिसको एक इकोनॉमी में जो लोग हैं वो सारे बाई करने का प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग टू बाई। ठीक है, एक गिवन लेवल ऑफ इनकम तो हमारी फिक्स रहेगी उतनी इनकम पे, और 1 साल में, तो उसको बोलेंगे कि ये हमारा एग्रीगेट डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, सिंपल है, इट रिफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
ये नहीं भी लिखो ना, विच ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अगर ये छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। इट्स रिफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द पीपल ऑफ कंट्री आर प्लानिंग टू बाई एट अ पर्टिकुलर इनकम इन अ पर्टिकुलर ईयर या फिर इन अ गिवन ईयर। तो ये होता है एग्रीगेट डिमांड। डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन डेफिनेशन इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि डेफिनेशन थोड़ा आइडिया लग जाता है। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये गिवन लेवल ऑफ इनकम पे है, इनकम हमारा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, आगे काम आएगा, मैं बताऊंगा। अब इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, मतलब 4 चीजों को ऐड कर दो तो एग्रीगेट डिमांड बनता है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, अगर कुछ बाई कर रहे हैं तो खरीदने के लिए तो स्पेंड करना पड़ेगा ना, तो एक्सपेंडिचर उसी को कहते हैं। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे सी से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई से डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी से डिनोट करते हैं, और नेट एक्सपोर्ट अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूं मैं, क्योंकि ये सब मैंने जो बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट है उसका मतलब इंपॉर्टेंट है। और नेट एक्सपोर्ट इससे पहले भी पढ़ाया था, लो हिंट दे रहा हूँ, 4th चैप्टर में कहाँ पे पढ़ा था वो याद करो, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। नेट एक्सपोर्ट मैंने बताया था कि कंट्री में टोटल जितना एक्सपोर्ट हो रहा है और जितना इंपोर्ट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट जो बाहर जा रहा है और इंपोर्ट जो अंदर आ रहा है, तो बाहर जाने में से अंदर आने वाले को माइनस कर दो तो उसे नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो बाहर जाने वाले को कहते हैं एक्स, मैंने बताया था, एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, एक्सपोर्ट तो एक्स से याद कर लो, और इम्पोर्ट एम आ गया तो एम से इम्पोर्ट याद कर लो, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ही होता है नेट एक्सपोर्ट। लेकिन हमें पढ़ना है 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल क्या होता है हल्का सा बता देता हूँ, जरूरी नहीं है उतना हमारे लिए। जब मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो उसमें बताया था कि 2 ही चीजें पूरे कंट्री में, एक तो है कंपनी जिसे फर्म कह रहे हैं, और एक है हाउस होल्ड। मैंने 2 ही चीज बताया ना, तो ये 2 सेक्टर मॉडल होता है। लेकिन अगर संदीप गर्ग में उसी फर्स्ट चैप्टर के लास्ट के कुछ पेज में देखोगे जिसमें पावर बूस्टर करके एक दिया है, वो चीजें आती नहीं है एग्जाम में, पावर बूस्टर एडिशनल टॉपिक्स होते हैं। तो उसमें देखना कि एक टेबल 3 सेक्टर का भी दिया है जिसमें गवर्नमेंट इंक्लूड हो गया, और एक टेबल 4 सेक्टर का भी दिया जिसमें गवर्नमेंट के साथ फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड हो गई। फॉरेन कंपनी मतलब नेट एक्सपोर्ट वाली चीज। तो ये टोटल 4 सेक्टर होता है, लेकिन हमें 2 सेक्टर ही पढ़ना है। तो यहाँ पे भी हमारे जो एग्रीगेट डिमांड के अगर कंपोनेंट पूछे तो 4 कंपोनेंट लिखना, प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, फिर गवर्नमेंट वाला और ये नेट एक्सपोर्ट, 4 चीज। लेकिन हमें याद रखना है कि हमारा 2 सेक्टर मॉडल है, तो एडी का जो हमारा कंपोनेंट बनेगा फॉर्मूला में वो होता है C+I पहला। अच्छा, मैं ये आप शुरू में देखा होगा आपने कितना ही सुंदर लगा था ये नोट, आज भी देखो बहुत सुंदर है, लेकिन मैं कचरा कर दूंगा तो पहले समझ लो, और बाद में वीडियो है तो वीडियो में रिवाइंड तो हो जाता है, तो बैक करके फिर से लिख लेना अच्छे से। तो पहला फॉर्मूला आ गया एडी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। मैं मतलब भी समझाते चलता हूँ, रटना तो है ही फॉर्मूला, और फॉर्मूला तो मैं अभी बता रहा हूँ एक एक करके, सब चीज एक एक करके बताऊंगा। एंड में फॉर्मूला का एक टेबल बनाना है हमें, और ये इन ग्राफ्स का भी। पहला फॉर्मूला आया एडी इक्वल टू C+I। आई होप समझ में आया। एडी का एग्रीगेट डिमांड, जो वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल आर प्लानिंग टू बाय इन अ पर्टिकुलर ईयर एट अ पर्टिकुलर इनकम। रटना है इस चीज को, ये मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, जो बार बार बोलता हूँ आंख बंद करके। तो ये होता है एडी। एडी का कंपोनेंट पूछे तो 4 लिख दो, एडी का फॉर्मूला पूछे तो 2 ही लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारा 2 सेक्टर मॉडल है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब एक चीज बताता हूं, एडी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि एडी क्या है? एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो अगर हम कुछ खरीद रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड, या चलो छोड़ो इसको नहीं बताता हूं, हटाओ, बस या इतना याद रखना, एडी जो होता है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। आई इन्वेस्टमेंट है। हाँ, एक चीज और यहां मैं ये बताना भूल गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई होता है। कभी इनकम होना तो इनकम को अभी बता देता हूं, आगे वैसे ही बताना ही है मेरे को। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, आई इनकम नहीं है, आई है इन्वेस्टमेंट, इनकम वाई है। तो C+I क्या? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इस टेबल को अगर आपने याद कर लिया ना तो मतलब मजा ही आ जाएगा। मैं बोलता हूँ पूरे चैप्टर में ये टेबल काम आ जाएगा, इतना बढ़िया टेबल है। हमें चार्ट बनाना है जिसके मदद से हम इस ग्राफ को बनाएंगे। अब चार्ट में देखो क्या क्या है, एक तो एडी है, एक कंजम्पशन है, एक इनकम है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, देखा इनकम नहीं है, ये है इन्वेस्टमेंट। लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्या है? जितना भी गुड्स एंड फाइनल गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू जिसे लोग खरीदने को प्लान कर रहे हैं, एक गिवन पीरियड लेवल ऑफ इनकम में, एक लेवल ऑफ इनकम में इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो लेवल ऑफ इनकम मैंने बोला था नहीं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्योंकि डिमांड ठीक है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो खरीदेंगे तभी तो करेंगे, तो इनकम तो आनी चाहिए। तो ये याद रखना, जब भी टेबल बनेगा तो इनकम रहेगा, और इनकम के अलावा और चीजें क्या रखेंगे जो हमारे फॉर्मूला में है।
अगर एडी का मैं टेबल बना रहा हूं तो एडी में क्या क्या है, एक तो एडी खुद होता है, एक कंजम्पशन है, एक इन्वेस्टमेंट है और एक इनकम मैंने बोला था कि होगा, क्योंकि इनकम करोगे तभी तो उसको कंज्यूम भी करोगे। मैं कमा ही नहीं रहा हूं तो कंजम्पशन कैसे करूंगा, खाऊंगा कैसे, ऐसे याद कर लो। मैं देखो ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट, बिल्कुल गिर के समझाओ, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तो मैं उम्मीद करूंगा समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे समझाने का ट्राई कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और ये पहला अगर टेबल समझ में आएगा फिर आगे तो सिंपल है। इनकम को याद रट लो कि इनकम तो जीरो से स्टार्ट होती है, क्योंकि हर आदमी का इनकम जीरो ही होता है पहले, फिर स्टार्ट होता है 100 से इनकम को बढ़ाते जाना। अब देखो 600 की जगह 400 पर भी रोक दोगे ना इतना टेबल तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं कि चलो इसमें 7 टर्म ले लेते हैं या 6 टर्म, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीरो से और 100 इंक्रीज कर देना। कंजम्पशन याद कर लो 40 से हमें स्टार्ट करना है। यहां डिफरेंस कितने का था, 100 का, यहां डिफरेंस कितना लेना है, 80 का। ठीक है, अब रीजन बताता हूं 40 से क्यों और 80 से क्यों। 40 से तो इसलिए क्योंकि 40 के हम 20 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 10 से भी कर सकते थे, 5 से भी कर सकते थे, लेकिन जीरो से नहीं कर सकते थे। इसका रीजन बता देता हूं मैं। रीजन ये है कि एक भिखारी नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, भिखारी जो 0 रुपए कमा रहा है, वो भिखारी है, मतलब गरीब आदमी है बेचारा, वो कमा 0 रुपए रहा है, ठीक है, कुछ नहीं उसकी कमाई है, लेकिन फिर भी कंजम्पशन तो वो कुछ करेगा ना। अब ये मत बोलना कि कमा नहीं रहा तो भीख मांग के खा रहा है, लेकिन खा तो रहा है ना। तो कंजम्पशन में तो हमें खाया देखना है, अब अपने पैसे से खाया दूसरों के वो नहीं देखना है एक सेकंड के लिए, ये सोच लो। तो आदमी कमा रहा हो या फिर नहीं कमा रहा हो, अमीर हो या भिखारी हो या गरीब हो, आदमी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो करता ही है। तो मैं 20, 10 और 5 भी ले सकता हूँ, मतलब जीरो से कुछ ऊपर ही लेना है, क्योंकि जीरो कंजम्पशन नहीं होगा। वही मैंने आपको लॉजिक समझाया कि कुछ ना कुछ लेवल ऑफ कंजम्पशन तो जीरो इनकम पे भी रहेगी। तो लेकिन हम यहाँ 40 स्टार्ट करें। अब मत पूछना कि 40 से क्यों, क्योंकि अब तो मैं यहाँ भी बोल सकता था कि जीरो के बाद 100 मैं क्यों इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं जीरो के बाद लूंगा अपना इनकम, फिर 50, फिर लूंगा 60, फिर लूंगा 80, ऐसे भी तो हो सकता है। लेकिन एक इसे क्या कहते हैं, एक बराबर इंटरवल का ले रहे हैं जिससे हमारे लिए ईज हो, हमें समझने में दिक्कत ना हो, हमें टेबल याद करने में दिक्कत ना हो, कि इनकम 100 से बढ़ाना है, कंजम्पशन 40। अब देखो 40, अभी सोचोगे ना कि यार 40 कैसे याद रखेगा, 80 का डिफरेंस कैसे याद रखेगा। ये टेबल आगे इतनी बार है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे बहुत इतनी बार है ना कि आपको ये टेबल तो रटना ही है और रटा ही जाएगा, तभी काम भी बनेगा। तो कंजम्पशन 40 से स्टार्ट करना हमको और 80 से बढ़ाते जाना। हाँ, एक चीज और मैंने बोला था, ये 80 से ही क्यों, इसको मैं 100 से भी बढ़ा सकता था यार, 120 से भी बढ़ा सकता था, लेकिन एक चीज आप ध्यान रख लो, वैसे तो 80 से ही बढ़ाना, लेकिन कंजम्पशन का जो स्पीड होता है ना वो इनकम के स्पीड से कम होता है, इतना ध्यान रख लेना। क्योंकि जब आदमी गरीब है तब तो गरीब है, तब तो कुछ नहीं कमा रहा, तब तो चलो ठीक है 40 रुपए का खा रहा, हम ये मान रहे हैं। लेकिन जब कमाने लग रहा है ना, तो जितनी उसकी कमाई बढ़ रही है उससे हल्का कम ही खाता है। कि अगर कमाई उसकी हर बार 200 की बढ़ रही है तो उसका कंजम्पशन 200 या फिर 200 से ज्यादा का नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कुछ उसे सेव भी करना है ना, सेविंग भी करना है उसे, कुछ उसे इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो कंजम्पशन वो अपने इनकम से हल्का कम ही रखता है। तो अगर 100 का मैं इंक्रीज दिखाए जा रहा हूँ इनकम में, तो 100 से कम का ही मेरे को इंक्रीज दिखाना था कंजम्पशन में, ये रूल के हिसाब से होता है। तो मैंने 100 से कम 80 मान लिया, तो हर में 80 बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 80 क्यों बढ़ाया ये नहीं बताया, मैंने यहाँ पे ये आपको एक्सप्लेन किया कि कंजम्पशन का इंक्रीज अगर 100 से है तो 100 से कम ही क्यों इंक्रीज में, सॉरी इनकम का इंक्रीज अगर 100 रुपए से कर रहा हूँ हर बार, तो ये कंजम्पशन 80 से ही क्यों कर रहा हूँ, मतलब 100 से छोटे से ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंजम्पशन का जो ग्रोथ होता है, कंजम्पशन जो हम बढ़ाते हैं वो इनकम के बढ़ाने की स्पीड से कम होता है, ठीक है। नहीं तो जिंदगी भर तो मैं जितना 100 रुपए कमाऊंगा और 400 रुपए खाते जाऊंगा तो जिंदगी भर तो गरीब ही रह जाऊंगा, है ना। तो इसलिए समझ में आया तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाना, नहीं आया तो फिर भी रटना तो है ही, लेकिन समझ में आ जाएगा ना तो मैं ज़्यादा फायदा रहे, क्योंकि अब पहले जैसी बात रही नहीं कि टेबल बना दो, अब रीज़न पूछ लेता है कि इस द राइज ऑफ कंजम्पशन इज वाई लेस देन राइज ऑफ इनकम, तो ये हमें बताना है, ठीक। तो 80 से बढ़ाना, देखो 40 से 120, 120 से 200, 280, 360, 440, 520। इन्वेस्टमेंट 20 ही रहेगा। अब यहाँ भी सवाल आ सकता है 20 ही क्यों रहना है, 200 क्यों नहीं रहना, 400 क्यों नहीं रहना, यहाँ तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन हम अपने इसके लिए 20 ही मान रहे हैं और इन्वेस्टमेंट हम कांस्टेंट मान रहे हैं। वैसे रियल लाइफ में बताऊं तो हमारे इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होता है, इनकम ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा कर देते हैं, कभी इनकम कम है तो इन्वेस्टमेंट भी कम कर रहे हैं। और जैसे यहाँ देखो इनकम तो यहाँ बढ़ती जा रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाना चाहिए, लेकिन हम अपने इसके लिए ये ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि बुक ही हमें ऐसा कर रही है, कह रही है करने को, हाँ। तो इन्वेस्टमेंट 20 लेना है। अब इनकम मैंने बोला था कि हर जगह आएगा ही, बाकी चीज वो आएगा जो फॉर्मूले से हम बना रहे हैं। एडी का अगर हम बना रहे हैं टेबल, तो एडी का अगर ग्राफ बना रहे हो तो पहले एडी का टेबल बनाना पड़ेगा। एडी का टेबल में क्या क्या मेरे को लेना पड़ेगा, तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई, एडी इक्वल टू सी प्लस आई।
तो सी, आई और एडी, तीन चीज तो हो गई, और एक इनकम मेरे को लेना ही होता है। अब सी मैंने निकाल दिया, कंजम्पशन निकाल दिया। अब एडी तो कुछ है नहीं, एडी सी प्लस आई होता है। 40 प्लस 20 60, 120 प्लस 20 140, 200 प्लस 20 220। तो ये अब टेबल बन जाएगा मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत है आता? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये मेरा टेबल हो गया। अब ग्राफ कैसे बनाया वो बताता हूँ। सबसे पहले एक चीज याद करो कि 99% केस में ना ये नीचे एक्स एक्सिस पे रहेगा, नहीं इनकम रहेगा, क्योंकि देखो इनकम फॉर्मूले में नहीं है लेकिन इनकम आ रहा है ना, तो ऐसे समझो कि सबसे पहला जो ये हमारा एक्स एक्सिस है इस पे इनकम बैठ जाएगा, और इस वाई एक्सिस पे वो रहेगा जिसका हम ग्राफ बना रहे। ये ग्राफ हम किसका बना रहे? कंजम्पशन का या इन्वेस्टमेंट का? नहीं, ये ग्राफ तो हम एडी का बना रहे हैं ना। एडी को निकालने के लिए कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन ग्राफ तो एडी का है ना, तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई यहाँ पे मैंने लिख लिया कि इस एक्सिस पे जो भी मैं दिखा रहा हूँ एडी इक्वल टू सी प्लस आई है। अब देखो इसके ग्राफ में सबसे पहली चीज इन सबको हमें दिखाना है एक तरीके से, इसको नहीं, इसको इन्वेस्टमेंट को दिखाना है। तो इन्वेस्टमेंट को मैंने, अब देखो यहाँ पे ना मैंने नंबरिंग नहीं लिया, लेकिन हमें अज्यूम करना है कि 0 यहाँ तो 20 मान लो, यहाँ 40 60 ऐसे करके यहाँ पे ले भी लो जाओ, क्या याद रखोगे सॉरी। तो 20 यहाँ मैंने लिया। तो इन्वेस्टमेंट ऐसे सीधी लाइन, सीधी लाइन क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है। तो 20 यहाँ पे ये जब इनकम 0 था तब भी सॉरी हाँ, तो जब इनकम 0 था तब भी मेरा इन्वेस्टमेंट 20 था, इनकम 100 हो गया तब भी 20 था। यहाँ पे भी होगा ना, ये 0 है तो यहाँ 100 है, 200 है, 300, वैसे बनाना मत, ऐसे ही हमें अज्यूम कर लेते हैं हम। तो इनकम 100 था तब भी 20 है, 200 तब भी 20, 300 तब भी 20, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, अब कंजम्पशन ये क्वेश्चन आ जाता है, जहां जहां बोलता हूँ क्वेश्चन आ जाता है उसको आपको याद रखना है और उसको लॉजिक समझना है। वाई द लाइन ऑफ कंजम्पशन नेवर स्टार्ट विथ ओरिजिन, यहां से क्यों नहीं स्टार्ट है ऊपर से? इसका रीजन बता सकते हो, मैंने वैसे ही समझा दिया, क्योंकि कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। यहां से स्टार्ट होने का मतलब है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से बढ़ रहा है। लेकिन मैंने तो अभी एक्सप्लेन किया इतने अच्छे से कि कंजम्पशन हमारा 0 कभी हो ही नहीं सकता है। एक बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन हर कोई करता है, चाहे इनकम हो या ना हो। तो इसलिए हम हल्का ऊपर से करते हैं। और कितना ऊपर से? तो 40 से मेरा कंजम्पशन है ना, तो अगर 20 मेरा इन्वेस्टमेंट यहां था तो इससे हल्का और ऊपर मैंने यहाँ पे 40 मान लिया, तो ये मैंने कंजम्पशन दिखा दिया कि यहां से स्टार्ट है। अब जैसे जैसे इधर इनकम बढ़ते जा रही तो इधर मेरा कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और वही यहाँ पे हो भी रहा है। अब ये मेरा कंजम्पशन हो गया, कंजम्पशन का लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकम है तो सॉरी इन्वेस्टमेंट है, बार बार इनकम बोल रहा हूँ लेकिन इनकम है नहीं, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख दिया। ऑटोनोमस क्या होता है? ऑटोनोमस वो होता है जो कि हमारे बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। ये इन्वेस्टमेंट किसी पे डिपेंड कर रहा है कि कंजम्पशन या इनकम पे? कंजम्पशन जब 40 थी तब भी 20, 520 थी तब भी 20, इनकम 0 थी तब भी 20, 600 थी तब भी 20, तो ये तो किसी पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो ये ऑटोनोमस हुआ, अपने मन का मालिक है, इसलिए मैंने ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस का सॉरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी होता है। अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो आगे तो मुझे बताना ही है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट बना दिया, ठीक है, कंजम्पशन बना दिया, ठीक है, एडी मेन तो एडी है ना, ग्राफ तो एडी का है तो एडी बनाना पड़ेगा ना। तो अगर ये कंजम्पशन है तो कंजम्पशन में क्या मैं बढ़ाता हूं कि मेरा एडी आ जाता है? तो कंजम्पशन में इनकम ही, फिर इनकम, कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट ही तो ऐड करता हूं जो मेरा एडी आता है। तो अगर ये कंजम्पशन था तो इसमें 20 का डिफरेंस है, 20 का इन्वेस्टमेंट है, तो हल्का ऊपर शिफ्ट करके मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि एक और लाइन है और ये है एडी, क्योंकि इसमें सी प्लस आई दोनों इंक्लूडेड है। और ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस इनकम की वजह से ही आया, क्योंकि कंजम्पशन तो ये था, इसमें जब इनकम का मैंने बढ़ा दिया तो ये मेरा बन गया कंजम्पशन प्लस शिट यार क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी अगर कब से इनकम बोल रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट। तो कंजम्पशन तो मेरा ये लाइन था, लेकिन इसमें मैंने जब इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट जो कि एडी होता है वो लाइन मेरा मिल गया। और ये मैंने एरो से दिखा भी दिया कि भाई ये जो इंक्रीज हुआ है ये इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ है, और ऊपर का जो लाइन मिला है एडी मिला है। अब ये कैसे मिला आई होप समझ में आ गया होगा कि 20 का मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे को बढ़ाना था और इन्वेस्टमेंट 20 का है तो हल्का से मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये ग्राफ भी अपने को प्रैक्टिस करना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एडी क्या होता है? सी प्लस आई फॉर्मूला है, पहला पॉइंट याद करना है, समझ में आ गया। अब 3 चीज है, ये 3 जैसे जितनी मैं बता देता हूं। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0, ये पॉइंट याद रखना है। एमसीक्यू में भी ये सब आ सकता है कि इनकम भले ही 0, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, मतलब 0 से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन हर कोई करता है। समझ में आ गया। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व का जो स्लोप है वो हमेशा अपवर्ड ही रहेगा, तो अपवर्ड या फिर जिसे पॉजिटिव भी कह सकते हैं।
समझ में आ गया। स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है इसका कर्व स्लोप क्या, इसका जो लाइन है जिसे कर्व मैं बोल रहा हूँ, कर्व तो नहीं बोलना चाहिए, लाइन बोलना चाहिए, उसका क्या शेप है, तो उसका है हॉरिजॉन्टल या फिक्स्ड या स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं हॉरिजॉन्टल बोलना अच्छा है, तो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। एग्रीगेट डिमांड कंप्लीट है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। एक बार समराइज कर देता हूँ, जो एग्रीगेट डिमांड होता है ये C+I होता है। सीधे अगर ग्राफ बनाऊं तो मेरे को पता है, वैसे तो मेरे को याद ही करना है कि इनकम अगर मेरा है तो 0, 100, 200, 300, 400, 500, इनकम अगर कंजम्पशन आएगा, कंजम्पशन 40 से स्टार्ट है, 40 फिर प्लस 80 तो 120, 120 में 80 ऐड करूंगा 200, 200 में 80 ऐड करूंगा 280, 280 में 80 ऐड करूंगा 360, और उसमें आगे करता जाऊंगा तो जहां तो 400 को मैं 5-6 तक जाना होता है। इन्वेस्टमेंट मेरे को पता था 20-20 का कांस्टेंट रखना है, और उसके बाद एडी निकाल दूंगा इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन ऐड करके। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट में अपने आप यहाँ बना देता हूँ बिना नंबर लिए कि इन्वेस्टमेंट तो चलो यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, ये रहेगा स्ट्रेट लाइन, तो इन्वेस्टमेंट या फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलना ज़्यादा सही है। अच्छा पहले क्या है वो तो यहाँ इस पे क्या वो तो भूलना ही नहीं, यहाँ पे इनकम रहेगा क्योंकि वो तो अपना मन का मालिक है, और ये लाइन वो है जिसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो ग्राफ में एडी का बना रहा हूँ, तो ये एडी का है जिसे मैं C+I भी बोल सकता हूँ। अब ठीक है, अब एक लाइन में पहले C का बना देता हूँ और उसमें फिर I को ऐड कर दूंगा। तो C का बनाने के लिए मेरे को पता था कि 40 से है और 20 मैंने इन्वेस्टमेंट लिया है, तो हल्का सा ऊपर दे दूंगा, ये हो गया C। और I बनाने के लिए इससे और हल्का बना दूंगा और ये दिखा दूंगा कि ये जो मेरा इंक्रीज है ये इन्वेस्टमेंट की वजह से है, और ये लाइन है एडी का जिसे C+I भी बोलता हूँ। कंप्लीट है। लेकिन इसको बनाने के लिए ना जब भी क्वेश्चन पूछे पहले टेबल बनाना फिर ये बनाना, ठीक है, इसलिए मैंने टेबल रटवाया, टेबल तो रट लो, क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ में आएगा। मतलब वैसे तो सिंपल था। एग्रीगेट सप्लाई जो डिमांड पड़ा ना वैसी सप्लाई है। अब बताओ, जब मैं डिमांड कर रहा था तो एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच द पीपल आर प्लानिंग टू बाई एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर इनकम। डिमांड कर रहे थे तो खरीदेंगे, सप्लाई कर रहे हैं तो बेचेंगे, है ना। डिमांड जब कर रहे थे तो खरीदेंगे, मैंने बोला था ना कि जब डिमांड कर रहे थे तो इसके लिए वर्ड यूज हुआ है बाई। सोचो खुद से, इमेजिन करो इन सब चीजों को कि मैं डिमांड कर रहा हूँ कि यार मेरे को प्याज चाहिए, तो मैं जाके खरीद के आऊंगा, बाई करके आऊंगा। मैंने कुछ सामान बनाया और मेरे को सप्लाई करना है, तो एक तरीके से बेच ही तो रहा हूँ, तो जब बेचूंगा तो पैसा आएगा। तो इट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर्स, अब सप्लाई तो प्रोड्यूसर ही करेंगे ना, क्योंकि वही बना रहे हैं, जो बना रहा है वही सप्लाई करेगा। ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में। ये तो सिंपल इंग्लिश है, इसमें क्या समझाऊंगा। अब इसके कंपोनेंट क्या क्या है, मेजर प्रोपोर्शन, हाँ ठीक है, इसके कंपोनेंट से पहले एक चीज बताता हूँ, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये छोड़ो, ये वर्ड मैं वैसे तो मैं बोल दूंगा बार बार, लेकिन ये बार बार ही बोलूंगा क्योंकि जो लिखा है वो सभी इंपॉर्टेंट है। एक चीज समझो कि जो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम, यहाँ पे ये इनकम लिखा है, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसी इनकम को मैं बढ़ा के नेशनल इनकम भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वाई में सिंपल लिख रहा हूँ तो अपनी सिंपलिसिटी के लिए, बाकी वही नेशनल इनकम भी। तो जो मेरा नेशनल इनकम है उसको दो चीज ही मैं कर सकता हूँ, या तो मैं उसको खा लूंगा, अगर मान लो मैंने कुछ बेचा है, यहाँ सप्लाई कर रहा हूं मैं, तो फिर मेरे को पैसा आएगा, तो जो मेरा पैसा है वही तो नेशनल इनकम होगा ना। कि मान लो कंट्री में 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग सप्लाई कर रहे हैं, तो सप्लाई करने के बाद 100 लोगों के पास कुछ पैसा आएगा, और उन सब का पैसा जोड़ूंगा वही तो पूरे कंट्री का पैसा होगा, क्योंकि कंट्री में 100 ही लोग हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया हो, ना भी आया तो कोई दिक्कत नहीं। नेशनल इनकम जो इनकम है हमारा, या फिर देश का ही समझ लो कि देश का जो इनकम है वो या तो उससे कंजम्पशन होगा, CON, या तो उससे कंजम्पशन होगा, और नहीं तो कंज्यूम नहीं करूंगा तो सेविंग करूंगा। नेशनल इनकम अपने बेसिक छोटे लेवल पे समझ लो कि मैं कुछ कमाता हूं तो या तो उससे खा लेता हूं, नहीं तो उसका बचत कर लेता हूं, दो ही चीज हो सकता है ना। तो इट मीन्स इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड, मतलब इनकम जिसे मैं नेशनल इनकम भी बोल सकता हूं, या तो कंज्यूम होगा या सेव होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, कंजम्पशन को C से और सेविंग को S से, बिल्कुल बोल सकता हूँ। नेशनल इनकम जिसे Y से डिनोट किया, मैंने बोला था ना कि इनकम भी Y है और यहाँ नेशनल इनकम भी Y है, क्योंकि इनकम नेशनल इनकम एक ही है, ठीक है। तो सेम बात है। अब ये क्या होता है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया समझा के, या तो कंज्यूम करूंगा नहीं तो सेव करूंगा। अब मान लो 100 रुपए मैं कमा रहा हूँ, 60 रुपए कंज्यूम कर रहा हूँ, खा ले रहा हूँ, और 40 रुपए में बचा ले रहा हूँ, अपने गुल्लक में डाल ले रहा हूँ। तो जो खाया 60 रुपए का और जो बचाया 40 रुपए का, तो 40 + 60 कर दूंगा तो नेशनल इनकम तक पहुंच जाऊंगा ना, ठीक है।
अब यही नेशनल इनकम जो होता है ना, यही एग्रीगेट सप्लाई होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेशनल इनकम ही एग्रीगेट सप्लाई होता है, क्योंकि सप्लाई जब प्रोड्यूसर करेंगे तो उनको पैसा आएगा, और वही पैसा तो उनकी इनकम है, और वही इनकम नेशनल इनकम है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि पूरे देश में मैं अकेला आदमी हूं, मैंने सप्लाई किया 200 रुपए का सामान, 200 रुपए का सामान किया तो मेरे को 200 रुपए आया, आज 200 मेरे को आ गया, तो एग्रीगेट सप्लाई कितने का हुआ था? 200 रुपए का। तो आया कितना मेरे को? आरएस 200 आया। तो ये मेरी इनकम है ना, और मेरी इनकम नेशनल इनकम होगी, क्योंकि पूरे देश में मैं अकेला रहता हूं, तो ये मेरी इनकम नेशनल इनकम बन गई। तो सप्लाई देखो कितने का हो रहा था, कमाई देखो जितने की सप्लाई उतने की तो कमाई ना। अगर 200 रुपए का सामान बेचूंगा तो कोई मेरे को 300 नहीं देगा, 200 ही देगा। तो जितना सप्लाई करूंगा उतना ही मेरे पे पैसा आएगा, और मेरा पैसा देश का पैसा, देश का पैसा ऊपर नीचे हो गया। हाँ, तो मैं बोल सकता हूं ना कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। वही चीज यहां लिखा है, नेशनल इनकम ही एग्रीगेट सप्लाई होता है, या फिर इनकम एग्रीगेट सप्लाई, सिंपल लैंग्वेज। तो एडी क्या था? सी प्लस आई, फटाफट बोलना है। एएस क्या है? सी प्लस एस। वाई क्या है? सी प्लस एस, क्योंकि एएस इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये समझ में आया? चलो बढ़िया। अब जैसे उसको समझने के बाद मैंने एडी का ग्राफ बनाया था, अब यहाँ एएस का बनाऊंगा। अब चलो बिना देखे बनाते हैं एक बार, वहां मैं दिखा दूंगा लेकिन बिना देखे बनाते हैं। एएस के लिए सबसे पहले मैंने बोला था कि इनकम तो देखो मन का मालिक है, तो वो तो आ ही जाएगा। और ग्राफ में क्या क्या लू? एएस है ना, तो एएस इक्वल टू सी प्लस एस। तो एक तो सी लेना पड़ेगा कंजम्पशन, एक एस लेना पड़ेगा सेविंग, और इन दोनों के बाद मेन ग्राफ तो एएस का ही है, तो एएस तो आएगा ही सी प्लस एस। इनकम क्या बोला था? बोलो 0, 100, 200, 300, 400, 500 तक ले लो, ज्यादा दिक्कत नहीं। कंजम्पशन क्या? 40 से स्टार्ट हो रहा था, 100 से 80 से बढ़ेगा। 80 से क्यों? रीजन भी बताया था, क्योंकि कंजम्पशन का स्पीड इनकम जिस स्पीड से बढ़ रही है उससे कम ही होगा, क्योंकि जितना कमा रहा हूं उससे धीरे ही खाऊंगा ना, उससे ज्यादा थोड़ी खा लूंगा, कब तक भीख मांग के खाऊंगा। 40, 100 जो 80 जोड़ूंगा तो 120, 200, 280, 360, 440, 500 नहीं 520, 440 में से जोड़ूंगा 520 आएगा ना। हाँ, अब सेविंग क्या है? सेविंग निकालने के लिए मेरे को, हाँ सेविंग क्या है? तो अच्छा एक चीज और, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैं ले सकता हूँ क्या? वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं देख लेता हूँ, क्योंकि हाँ देखो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट लिया है मैंने। देख इसलिए लिया क्योंकि यहाँ जो मैंने बनाया है वो बुक से बनाया है, और यहाँ जो हमने बनाया मिलके वो बनाया है अपने कंसेप्ट के दम पे। और कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि इनकम तो मन का मालिक है, वो आएगा, और बाकी चीजें वो आएंगी जो फॉर्मूला में होगा। तो फॉर्मूला में इन्वेस्टमेंट तो था ही नहीं। अब चलो ठीक है, कंजम्पशन और इनकम तो हमने रटा था कि ये रखना है। सेविंग कैसे लाऊं? तो उसको लाने का दिक्कत ही नहीं है। एएस इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो सी मेरे को दिया है ना, तो सी तो दिया है, जैसे हाई लेवल के लिए सी मेरे को गिवन है, तो ये तो गिवन है। एस तो मेरे को निकालना ही है यार, एएस नहीं गिवन है। अरे एएस गिवन तो है, मैंने बताया तो था कि एएस इनकम ही होता है। देखो काम आ गया ना। मैंने यहाँ क्या समझाया कि एक अच्छे से तरीके में समझाया था ना, वो कहाँ गया हमारा एग्जाम्पल? 100 रुपये वाला एग्जाम्पल देख लेना, वही जो मैंने बताया कि जितना मैं सप्लाई करूंगा उतनी ही तो मेरी इनकम होगी। तो सप्लाई का वैल्यू जितना होगा, 200 रुपये का सप्लाई का, तो 200 इनकम है ना, तो सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। तो भले ही मेरे को सप्लाई नहीं पता, लेकिन इनकम का तो वैल्यू पता है ना। तो एएस की जगह मैं वाई लिख सकता हूँ, इनकम। ठीक है, तो फॉर्मूला ये भी बन गया, वाई इक्वल टू सी प्लस एस बना ना। अब वाई मेरे को पता है, जैसे पहले लेवल के लिए वाई 0 है, तो सी कितना है पहले लेवल के लिए? 40। तो एस कितना हो जाएगा? एस इक्वल टू, एस इधर ही रहने दो, इधर जाएगा तो 0, और ये हो जाएगा -40। तो एस -40 आ गया, तो -40। ये 1-2 बार के लिए मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ ना, बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे गिर गया, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नहीं तो आगे हम जब करने लगेंगे तो ये हम धड़ाधड़ खुद लिख देंगे, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखो यहीं कर लेते हैं। कंजम्पशन में 100 रुपये का कर रहा हूँ, इनकम 120 का कर रहा हूँ, और इनकम 100 का ही है। देखो लॉजिकली बता देता हूँ। सेविंग मेरे को बताना है ना, तो सेविंग तो तब होगा ना कि मैं कुछ कमा रहा हूँ। एक एग्जांपल है, 100 रुपये कमा रहा हूँ और 60 ही खा रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि बाकी के पैसे मैं सेव कर रहा हूँ 40। लेकिन अगर 100 रुपये कमा रहा हूँ, 120 रुपये खा ले रहा हूँ, तो कुछ सेविंग होगा? उल्टा मेरे को लॉस है, डिस सेविंग बोलते हैं इसको। तो -20 रुपये का डिस सेविंग है, क्योंकि 100 तो कमा रहा हूँ, कहाँ गया
100 तो कमा रहा हूँ लेकिन 120 खा ले रहा हूँ, तो 20 रुपए का तो नुकसान है ना, तो 20 रुपए डिश सेविंग में जाता है। तो कमा 100 रहा हूँ, खा 120 रहा हूँ, तो माइनस 20 रुपए डिश सेविंग है। 200 कमा रहा हूँ, 200 खा रहा हूँ, कोई सेविंग नहीं है। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, कहाँ गए 200, अच्छा ऊपर नीचे हो गया। ये जो लेवल है ना अपना, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल, ये आगे समझा दूंगा, और दिख भी रहा है कि जहाँ इनकम और कंजम्पशन सेम आ जाए, याद रखना, या नहीं भी याद रखो मैं आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कमा 300 रहा हूँ और खा 280 रहा हूँ, देखो अब मैं आ गया हूँ तमीज में, तो 20 रुपए की सेविंग कर पा रहा हूँ। 400 रुपये कमा रहा हूँ लेकिन खा 360 रुपये रहा हूँ, अब और तमीज में आ गया, 40 रुपये बचा ले रहा हूँ। हाँ अब 500, ये नहीं 300 पे 280 था, 400 पे 360, 500 पे 440 है, इसके लिए 600 भी ले लेता हूँ, मतलब ये ऊपर नीचे लाइन हो गया ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो अब कमा 500 रहा हूँ और खा 440 ही रहा हूँ, तो 60 रुपये का बचत कर रहा हूँ, और कमा 600 रहा हूँ, खा 520 रहा हूँ, तो 80 रुपये का बचत कर रहा हूँ। तो देखो -40 से स्टार्ट करना और 20 का डिफरेंस करते हैं, -40 से -20, -20 से 0, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, सिंपल। अब AS क्या होता है, C प्लस S, C क्या है 40, S क्या है -40, तो 40 प्लस -40 है तो 0 हो जाएगा। 120 प्लस -20, 120 प्लस -20, तो प्लस माइनस माइनस 100, 200 प्लस 0 200। देखो इक्विलिब्रियम लेवल वाले लाइन को और बढ़ा लो, क्योंकि ये हमारा आ गया है पूरा 200 200 200। 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 40 400, 440 प्लस 60 500, 520 प्लस 80 600। तो AS C प्लस S को मैंने AS निकाल लिया ना। अब मैंने क्या बताया था, जो इनकम होगी वो AS के बराबर ही होगी, चेक कर लो, 0 0, 100 100, 200 200, 300 300, तो यहाँ भी प्रूव हो गया ना, ठीक है। अब अपना ग्राफ भी बना लेते हैं एक बार यहीं पे खुद से। ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, इनकम तो देखो मन का मालिक है तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे वो होता है जो हमें जिसका ग्राफ बना रहे हैं, हमें AS का बोला तो AS होता है C प्लस S। अब यहाँ मैं इन्वेस्टमेंट बनाऊँ, क्यों बनाऊँ, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं फॉर्मूला में, यहाँ पे सेविंग और कंजम्पशन है, ठीक है। तो वैसे तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बनाना चाहिए, लेकिन AS क्या होता है ये याद कर लेना, AS होता है हमारा इनकम ही, जो AS है ना वो इनकम ही होता है, क्योंकि AS इनकम बराबर है। और इनकम क्या, इनकम 0 से स्टार्ट हो रहा है और 600 तक जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होके ये 600 तक चला जाएगा, और ये सीधा लाइन होता है, और इसको 45 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर मेन समझा, ये तो देखो ये टेबल एक बार देख लो, वही टेबल है जो हमने बनाया है, ठीक है। इसका ग्राफ देख लो, सिंपल ग्राफ है, इसमें इनकम यहाँ पे AS लिया और 0 से मैंने स्टार्ट कर दिया, और Y ये इनकम लाइन है ना, क्योंकि और इनकम लाइन क्यों बनाई, क्योंकि इनकम लाइन को ही एग्रीगेट सप्लाई लाइन भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, और ये 45 डिग्री पे होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये 45 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट क्यों करता है, ठीक है, ये 45 डिग्री इंटरसेक्ट क्यों करता है, ये क्वेश्चन आता है। जब क्वेश्चन आएगा तब आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। अभी एग्जैक्ट देखो, सच बताऊं मैं तो मेरे को एग्जैक्ट वो जो लाइन है ना वो अच्छे से याद नहीं, लेकिन इसका एक सिंपल कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि एक तरफ इनकम है और एक तरफ AS है, तो इनकम ही AS होती है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे मैं रख रहा हूँ सेम भाई को ही, जितना पावर इस भाई में उतना ही पावर इस भाई में भी है, दोनों सेम ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो 45, ये पूरा कितना है, ये पूरा 90 है ना, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है ना। तो अगर मान लो 45 के अलावा मैं कुछ बनाता तो किसी को ज़्यादा किसी को कम मिल जाता, लेकिन 45 पे मैंने बनाया, इसका मतलब 45 ऊपर है 45 नीचे, तो ये आधा आधा बटा है ना, क्योंकि दोनों एक ही सेम कैटेगरी के लोग हैं, सेम पावर वाले हैं, तो आधा ही से दूंगा आधा ही से दूंगा, ऐसे समझो। बाकी जो एक्चुअल लाइन है वो मैं बता दूंगा, लेकिन कंसेप्ट यही है कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इटसेल्फ, दैट्स व्हाई दिस लाइन इज 45 डिग्री लाइन, लिखना हमें यही है, ठीक है। तो आधे घंटे का वीडियो बन चुका है, इसमें हमने पढ़ा है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इस दो को पढ़ा है। वैसे ये चैप्टर तो था ये तो अभी था ही नहीं, मेन तो अब आगे स्टार्ट होगा, लेकिन ये था बेस, कि बेस ही अगर मजबूत नहीं है तो आगे तो कुछ समझ आना ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा जो अभी पढ़ा है उस वीडियो में समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पूछो, और नहीं समझ में आया मुझे नहीं लगता कि नहीं आना चाहिए, अगर आया है तो अच्छी बात है। मैं खुश होता हूँ जब मुझसे कोई डाउट पूछता है, क्योंकि जो डाउट नहीं पूछता ना, तो या तो ये मैं ये मानता हूँ कि बहुत तेज है वो आदमी, और नहीं तो वो पढ़ ही नहीं रहा, बस हाँ हाँ बोल रहा है, तो ठीक है। तो या तो डाउट पूछना, और नहीं तो सब आ रहा है तो ठीक है, वो टेस्ट में दिखेगा। तो ये है ADAS। करना क्या है, रिवाइज करना है, खुद से टेबल बनाओ, खुद से ग्राफ बनाओ, बार बार फॉर्मूला रिवाइज करो, इतना चीज़ करो। अब अगले वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसमें फंक्शन पढ़ेंगे, कंजम्पशन फंक्शन,
सेविंग फंक्शन, और वो दो टॉपिक थोड़े से बड़े हैं, उन दो टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे ना तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है।